फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर ईवीएस सीटेट जनवरी 2024 का ईवीएस लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे मिस ना करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो नेक्स्ट जो वीडियो में बताए थे लद्दाख के घरों के बारे में जानेंगे, तो आज जानते हैं लद्दाख के घरों की खासियत। तो लद्दाख के घरों की खासियत जो है आज जानेंगे, ठीक है। तो जो नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगला, ये 2 मंजिला वाली इमारत होती है। लद्दाख में जो घर होती है ये 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। मतलब ये घर होता है और घर के ऊपर फिर क्या होता है, एक घर होता है, फिर घर के ऊपर एक घर होता है। मतलब घर पत्थरों से बने होते हैं लेकिन घर के ऊपर एक घर रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। दीवार जो होती है मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है इस दीवार पे, ठीक है। घर की खासियत है, घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। तब वहाँ पहली मंजिल पहुंचने लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई जाती है। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए है। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए। मतलब नीचे का ज़मीन का जो फर्श का होता है तो वहाँ क्या होता है, जानवरों को रखने के लिए और कुछ आवश्यक जो चीज़ें होती है उसको भंडारण के लिए क्या करते हैं, नीचे भूतल पे रखा जाता है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले आते हैं, क्योंकि ठंड जो होती है ऊपर ज़्यादा होती है, इसलिए तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी लोग क्या होते हैं भूतल मतलब सतह पे भी आ जाते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती है। जब खिड़कियाँ नहीं होती है तो क्या होती है, यहाँ पर ठंड कम लगती है, इसलिए भूतल पर लोग चले आते हैं। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। अब घर का छत जो है उसको क्या करते हैं, मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ का तना जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरी पीली मक्का पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, या नोटबुक पर लिख लीजिए, ठीक है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। अब गर्मी के मौसम में कई फल और सब्जियां क्या होते हैं, सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलते हैं तो सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं, मतलब जमा कर लेते हैं। अगला, मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। मोटी दीवार जो होती है, घर के जो मोटी दीवार होती है चूने और मिट्टी से लेपा जाता है, और लकड़ी का फर्श जो होता है, लकड़ी की छत जो होती है लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। क्यों? ठंड का रेगिस्तान जो कहा जाता है लद्दाख को ही कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान, जिसे कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान, इसलिए यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। लद्दाख में संकारी पथरीली पहाड़ी सड़कें, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है। तो यहाँ सड़क के बारे में बताया जाए, संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है। चांगथांग लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ चट्टानी मैदान है। तो चांगथांग के लगभग कितने मीटर की ऊंचाई पर, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर, और चट्टानी मैदान। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। तो पर्वतीय इलाका जितना ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती जाती है। ऐसे इलाकों में क्या होते हैं, कमजोरी महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी से कठिनाई या सिरदर्द भी होने लगती है। पर्वतीय क्षेत्र में कई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक है। पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल से चलने वाली कोई गाड़ी नहीं है, मैकेनिक नहीं है, ठीक है। चांगपा पहाड़ी रहने वाली जनजाति है। चांगपा जो होता है पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चांगपा जनजाति केवल लगभग 5,000 लोग हैं। तो जनजाति में केवल कितने लोग हैं, 5,000 लोग हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चांगपा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति है चांगपा, ये लेकिन ये लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। चांगपा का क्या काम है, तो चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं, ये भी काम है, ठीक है। उन्हें भेड़ों से वो सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। दूध, मांस, टेंट के लिए खाद और कांटे और स्वेटर के लिए ऊन, सारे जो होते हैं चांगपा जनजाति के लिए क्या क्या मिलते हैं, जानवरों से, भेड़ों से। तो दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कांटे और स्वेटर के लिए ऊन भी प्राप्त होते हैं। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वो समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब परिपूर्ण माना जाता है, ठीक है, समृद्ध माना जाता है। इन विशेष बकरियों में उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त किया जाता है। अब बोलता है पश्मीना ऊन कहाँ बनाया जाता है, तो आपका लद्दाख में बनाया जाता है। पश्मीना ऊन जो है कौन जनजाति बनाते हैं, तो चांगपा जनजाति बनाते हैं। ये पश्मीना ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, तो विशेष प्रकार की बकरियों से प्राप्त होता है। ये इस टाइप का 5 से 6 क्वेश्चन आपका वन लाइनर पूछेगा, मतलब है कि व्याख्या टाइप का, ठीक है, पैराग्राफ टाइप का। तो इससे आपका चांगपा जनजाति से याद कर लेना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये मिस कीजिएगा तो शायद आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो भी हो आपका छूट जाएगा। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। चांगपा जनजाति जो होते हैं बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं। क्यों चराते हैं? तो बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। तो यहाँ वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी क्या करते हैं? पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। अब यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। चांगपास जो होते हैं सब कुछ जितना भी सामान होता है, माल होता है, घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करे और करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। अब यहाँ बोले कितने घंटे लगते हैं चांगपास को मतलब पैक करने और ढोने में केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांगपा अपने तंबू को क्या कहते हैं? तो रेबो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कहाँ? लद्दाख में। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या होता है? तो ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। रखने वाली जगह क्या कहते हैं? चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। अब लेखा की दीवारें क्या होती है? पत्थरों से। मतलब लेखा को क्या कहते हैं? भेड़ बकरियों को रखने की जगह को लेखा कहते हैं। ठीक है, तो 3 मरतबा रिवाइज करके आप वीडियो देखिएगा, या मतलब है टाइम मतलब है कि स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। ठीक है, और श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी में दिखाई देंगे। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। मतलब पाव रोटी जो होते हैं, बकरियां जो बिक्री करते हैं पाव रोटी वगैरह वगैरह, उससे वो क्या करते हैं? रोटियां बेकरियां खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थरों में सुंदर डिजाइन के साथ, कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए, प्रत्येक परिवार वाले जो होते हैं अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार के चिन्ह लगा जाते हैं, रंग देते हैं जिससे उसको पहचाना जा सके। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती है और लेखा से बाहर निकालती है। अब लिखिए, लेखा यहाँ भी आया, लेखा से बाहर निकाल। लेखा क्या है? जहाँ भेड़ बकरियों को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। अब बोलते हैं कारगिल जो है SST क्वेश्चन पूछेगा, कारगिल जो है किस रास्ते में पड़ता है? तो यह आता है लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। अब यहाँ देखा गया शिक्षक संकेत। शिक्षक के संकेत या चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों को विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस पर चर्चा हो सकती? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। पहले बताए जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ऑक्सीजन क्या है? तो ये समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है? जिससे हम मतलब जिस हवा को हम सांस के द्वारा अंदर करते हैं और जीते हैं, वही क्या है? आपका ऑक्सीजन है। मतलब जीने के काम में आता है जो हवा, वो आपका क्या? ऑक्सीजन है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले आया जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस ऑक्सीजन के सिलेंडर भी वहाँ उतना दूर पर ले जाया जाता है। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ जो है आपका रोजी रोटी से है मुताल्लिक है। अब देखिए, दुनिया की मशहूर पश्मीना। पश्मीना क्या है? एक विशेष प्रकार की बकरियों से प्राप्त ऊन होता है। ठीक है, अब जानते हैं पश्मीना क्या होता है। दुनिया की मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक पश्मीना शॉल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? तो आपका 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। अगला, इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं है। मतलब इतनी गर्मी होती है जो मोटी बिल्कुल नहीं। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम और -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि एक इंसान के मतलब बकरी के कितने बाल? 6 बाल।
और इंसान के एक बाल की मोटाई के बराबर होती है। बकरी के 6 बाल, ठीक है, और इंसान के एक बाल की मोटाई के बराबर होती है। ऊपर क्या पढ़े थे कि पश्मीना शॉल जो है से 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। यहाँ देखिए एक पश्मीना शॉल जो होता है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। वहीं आपका यहाँ देखा जाए तो बकरी के 6 बाल और इंसान के एक बाल के बराबर उसकी मोटाई होती है। ये दोनों आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अब पश्मीना शॉल बनाने के लिए क्या होते हैं, मशीनों से नहीं बुनाई करके क्या होते हैं, हाथों से बुनाई किया जाता है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती। इतनी मेहनत सोचो, अगर एक डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। अब ये यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, ABCD और CDA इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का दिया जाएगा। तो 250 घंटे बुनाई करने में लगते हैं। अगर एक पश्मीना शॉल बनाते हैं 250 घंटे लगते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है पश्मीना शॉल बनाने के लिए। अब देखिए श्रीनगर के घर का एक नज़र है, ठीक है। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में उनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ये आपका देखिए हाउस बोट है, ठीक है। इस हाउस बोट को क्या कहते हैं, तो टूरिस्ट में जो आता है घूमने के लिए वो रहता है। हाउस बोट की क्या होती है, लंबा जो होता है आपका 80 फुट होता है। जो लंबा होता है, लंबाई जो होता है 80 फुट का होता है, ठीक है। और चौड़ाई जो होती है इसका 8 से 9 फुट होता है। ये चौड़ाई जो हो गया 8 से 9 फुट के चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। बोट बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। अब देखिए ये डोंगे हैं, तैरते रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अब देखिए ये जो है आपका हाउस बोट है या बोट की तरह ही होता है। इसमें क्या होते हैं, मकान रहता है, इसमें अलग अलग घर के फैमिली परिवार रहते हैं। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 का ये है, ठीक है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोग मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हुए हैं। 2001 में जो भूकंप आया था अहमदाबाद 26 जनवरी को। बचाव और राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। कितनी इमारतें, कम से कम 150 इमारतें। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिले इमारत थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 सब निकाले जा चुके हैं। 250 सब निकाले जो क्या, 150 इमारतें ढह गई है। सब निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हो। जो भूकंप आया था उसमें कोई ऐसा ही इमारत होगा जिसमें दरारें ना हो। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश के हर तरह की सहायता के लिए आश्वासन मिल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि अहमदाबाद में जो भूकंप आया था वो कब आया था, तो आपका 26 जनवरी 2001 में आया था, ठीक है। यहाँ ये आपका है, ये आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हॉट ब्लॉक कोल्ड यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी। अब बोला भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। जैसा तापमान रहेगा उस तुलना में क्या होगी, मुंह से जो निकलने वाली हवा वो ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ये साइंस में पूछता है, SST में पूछ सकता है, EVS में पूछता है ये। तो ये आपका धड़कनों को सुनने के लिए, दिल के धड़कनों को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठंडी हवा भरी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। और जितना भी ठंडी हवा होगी वो क्या होती है, जमीन की सतह पर आती है। और गर्म हवा जो होती है हल्की होती है वो क्या होती है, ऊपर उठती जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। सांस जो लेते हैं तो वो तापमान जो होता है बाहर, अगर गर्म होगा तो ठंडा निकलेगा, ठंड रहेगा तो गर्म निकलेगा। ये ऑपोजिट होता है। अभी ठंड का मौसम है तो आप लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलती है, गर्म हवा निकलती है। शिक्षक संकेत, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ कई भाप से ठंडे शीशे में पानी की बूंदे जैसे बन जाते हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। अब यहाँ समझ में आ गया, सांस गर्म होती है, सांस जो लेते हैं वो गर्म होती है, और शीशा जो होता है ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप के ठंडे शीशे में पानी की बूंदे जैसे बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। अब सांस लेते हैं, सांस से जो हवा निकलती है वो अगर ठंडा शीशा तो वहाँ क्या होता है, भाप क्या होती है, जम जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, पानी की बूंदी की तरह
दिखाई पड़ने लगता और शीशा क्या होता है आपका धुंधला हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ईवीएस आप लोग ज़रूर बताएं और इसको रिवाइज करें। और सारा भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, ये आपका वीडियो नंबर आपका 6 होगा, ठीक है। तो आप लोग ईवीएस जो है क्लास आप ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।